नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विश्व पर्यावरण दिवस विशेष में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक साल में हमारी दुनिया बिल्कुल बदल गई है। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, आर्थिक विकास थम गया और एक लंबा वक्त हमने लॉकडाउन में गुजारा। ऐसे में मानवता को जितना नुकसान पहुंचा है, शायद उतना ही फायदा पर्यावरण को पहुंचा है। नदियां साफ नजर आने लगी, वायु प्रदूषण का स्तर गिर गया और लोगों को घर बैठे पहाड़ दिखने लगे। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने ये है कि अब जब जिंदगी की पटरी दोबारा लौट रही है, कामकाज दोबारा से शुरू हो रहे हैं, तो जो एक स्थिरता पर्यावरण में नजर आ रही है, क्या वो वाकई स्थिर रहेगी? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार यूनाइटेड नेशंस ने इस दशक को डेकेड फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन घोषित किया है। यानी कि अब हमें जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली है, ये जो इकोसिस्टम है, उस पर भी जोर देने की जरूरत है। लेकिन ये सब कैसे होगा, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि वाकई जो मानव जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव रहा है इस महामारी के दौरान, क्या वाकई हम जागरूक हो पाए हैं, संजीदा हो पाए हैं पर्यावरण के मुद्दों को लेकर? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में हर्ष कुमार शर्मा मौजूद हैं, जो कि चीफ कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट हिल्स पंजाब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्ष कुमार जी चर्चा में। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि हर्ष कुमार शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपने जो विचार हैं मुखर तरीके से अलग अलग मंचों पर रखते आए हैं। चर्चा की शुरुआत मैं करूं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी हर्ष कुमार जी, क्योंकि जब हम बात विश्व पर्यावरण दिवस की करते हैं तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसको जो मनाने की कवायद थी 1974 से शुरू हो गई थी। लेकिन इन तमाम दशकों में वैश्विक मंच पर भी, राष्ट्रीय मंचों पर भी कई प्रयास होते रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल में जितना फर्क या कहीं एक डिजायर्ड रिजल्ट जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे, वो हमें एक नजर आई। एक साफ वातावरण, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति ने खुद की मरम्मत कर ली हो। ये संकेत किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने विश्व की बात की जी, कि ग्लोब की बात की, अर्थ की बात की। तो अगर आप सिर्फ भारतवर्ष को या विकासशील देशों को या ऐसे देशों को देख रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी उस तरह विकास नहीं हुआ, तो शायद आपकी बात में एक बहुत बड़ा दम है जी। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ कि अगर आप फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और कुछ नॉर्डिक कंट्रीज़ की बातें करें तो शायद ऐसा तो बेशक ना हो कि वो पूरी तरह में इको फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन बहुत हद तक वो बहुत आगे पहुंच गए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर दिया। कि सबसे बड़ा, जैसे कि आपने विश्व की बात की है, तो विश्व में जैसे कि आप देखते ही हैं कि हर साल अर्थ समिट होती है और भी कई तरह के फोरम्स हैं जहाँ की पहले अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, अब तो बाइडेन साहब उसमें वापस आ गए हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर उन इंडिकेटर्स में आप आएँ तो सबसे बड़े कल्प्रिट्स क्या मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स और ऐसे लाइफस्टाइल्स जिनसे कि ये ओवर कंजम्पशन की जो इकोनॉमी है वो चलती है। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए मैं अपने भारतवर्ष का, कि पहले लोगों के पास एक साइकिल होती थी और अब 2-2, 3-3 कारें भी हैं और इससे ज़्यादा एयर कंडीशनिंग हो गई है, इससे ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं कि जो बिजली यानी कि थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न बिजली पे डिपेंडेंट है, जिससे कि कोल की प्रोडक्शन बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात अगर आप भारतवर्ष की देखें तो इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आज भी है जी। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, यही 2-3 इकोनॉमीज़ हैं जो कि फ्यूल के गज़लर्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं जी। अब आपका मैं अगला सवाल शायद आपने तो नहीं पूछा, शायद आपके मन में ये था कि ये लॉकडाउन में कुछ चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हुई, तो शायद आप ये कहना चाहते थे कि देखिए फॉसिल फ्यूल्स को हमने नहीं यूज़ किया तो हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए, इंसान का दखल खत्म हो गया, इंसान का दखल खत्म हो गया। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम्स को देखें जी। और अभी एटनबरो साहब की वो ब्लू सीरीज़ की वो फिल्म भी आई है
और अगर आप देखें कि इंडिया में तो अब रोकते हैं जी डेजर्ट ना बढ़े, मरुस्थल ना बढ़े, तो वो बताते हैं कि उसमें कि सहारा डेजर्ट है तो आपका जो ओशियंस हैं, समुंदर हैं, उसमें जो जीव जंतु हैं वो उसमें पनप रहे हैं, पल रहे हैं, क्योंकि सहारा से जो रेत उड़ती है उससे जो मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं सी के अंदर, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और शायद आपको मैं एक बात बता दूं, बैक्टीरिया और वायरस तो शायद हो सकता है मार्स पे भी थोड़े बहुत हों, लेकिन पानी अगर कोई एक्सो प्लैनेट बनता है, यानी कि हैबिटेबल प्लैनेट बनता है जहाँ की ऑर्गेनिक लाइफ हो, तो उसके लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अर्थ पे 65% पानी है, पर वो ब्रैकिश है, सॉल्टिश है, सी में है। तो उसमें कई उदाहरण है हमारे पास कि जैसे कि सऊदी अरेबिया में कोई नदी नहीं है, दुबई में पानी वो सी से लाके प्योरीफाई करते थे, परंतु उन्होंने ऐसे प्रयत्न करके फ्रेश वाटर लेक्स अपने मुल्क में बना दी है। एक एंड स्पेक्ट्रम पे कनाडा है जिसमें कि फ्रेश वाटर लेक्स ही इतनी ज़्यादा हैं कि वो सारे विश्व को साफ़ पानी दे सकता है। और दूसरे एंड पे हमारे कोई अरेबिया के कंट्रीज़ हैं जिनमें लेक फ्रेश वाटर का तो क्या होना कि पानी नसीब हो जाए। यानी कि अगर आप 50-60 साल पहले वहाँ का देखो और उनकी डेवलपमेंट देखो, पर उन्होंने ऐसी डेवलपमेंट की कि डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा, और कुछ टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी अब आ गई है जी। अगर आप भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रदूषण की, या जिससे पर्यावरण खराब होता है, वो है हमारा ओवर पॉपुलेशन जी, ह्यूमन बीइंग्स की, आदमी इंसान की, और एक ये कैटल की जी। अभी कुछ साल पहले जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो मेरे कुलीग्स थे, एक तो आर.के. लूना, वो अभी उनकी डेथ हो गई है, और एक सरदार गुरबाज सिंह अभी यहीं है जी। तो मैं भी रिसर्च में इनके साथ था। तो हमने ये पाया था कि जो गोबर और ये चीज़ें हैं, जो कैटल डंग है, ये 8 गुना ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करता है। कार्बन, आपने तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना, आपने मीथेन तो आप लाए ही नहीं किसी फोरम में। लेकिन अगर आप राजस्थान स्टेट देखें तो कैटल पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो उसमें हमें अपने जो कंजम्पशन पैटर्न है, जैसे कि हम रहते हैं, जैसे कि आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि इसमें एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है। सरकार कानून बना देती है, सरकार डिपार्टमेंट, व्यक्तिगत स्तर पर क्या कुछ काम किया जा सकता है, तो मैं उस पे जी बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आना चाहूंगी जो इस बार का थीम है हर्ष कुमार जी, क्योंकि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात यूनाइटेड नेशंस कर रहा है और बहुत से इकोसिस्टम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम फार्मलैंड की बात करें, ग्रासलैंड्स की बात करें, मरीन इकोसिस्टम की बात करें, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए अगर आप डीकोड कर पाएं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को, ताकि वो आम भाषा में समझ पाएं। एक तो आपने इकोसिस्टम्स की बात की जो मैक्रो लेवल के हैं जी, जैसे कि आपने कहा कि मैरीन इकोसिस्टम, अब ऑस्ट्रेलिया में बैरियर रीफ है, वो कहते हैं जी हमारी तो कोरल रीफ्स ही ख़त्म हो रहे हैं, राइट, पोल्यूशन इतना हो गया। और ऑल ओवर ऑन दिस ग्लोब वो मैरीन इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि देखो साहब, वेल्स होती थी, वेल्स ही नहीं नज़र आती कोस्टल एरिया में। कहीं एक वेल नज़र आती है तो फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट कहाँ दूर दूर से आते हैं। और कोई ज़माना था कि एस्कीमोज वेल का शिकार करते थे, और आज वेल का मीट तो अमीर से अमीर आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी कि मैडोना भी चाहे तो शायद वो वेल का मीट उसको ना मिले कहीं से, क्योंकि वेल्स है ही नहीं है, और ब्लू वेल और दूसरी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। लेकिन इन तमाम इकोसिस्टम में हर्ष कुमार जी, अगर हम पंजाब की बात करें खासकर, तो फार्मलैंड की बात करें, हम लोग ग्राउंड लेवल डिप्लीशन की बात करें, वेटलैंड्स की बात करें, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आप अब बात कर रहे हो माइक्रो इकोसिस्टम्स की जी। आप बात कर रहे हैं कि पंजाब जैसी स्टेट जो कि अपनी नदियों, रिवर्स के कारण नोन है कि यहाँ तो जी 5 नदियाँ थी और अब सतलुज और ब्यास तो है ही हैं, और इस स्टेट में पानी का स्तर नीचे चले गया है,
और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिवाय सतलुज और ब्यास के कुछ एरियाज़ जो उनके साथ साथ एरियाज़ हैं या कंडी के कुछ एरियाज़ को छोड़ के बाकी सारा डार्क जोन हो गया है जी। यानी कि ट्यूबवेल लगाने के लिए भी आज प्रॉब्लम है। तो इसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया जी, पहले मैं फार्मलैंड सिस्टम की आपने बात की, तो शायद आपने सुना होगा जॉल कमेटी की रिपोर्ट। और मिस्टर जॉल जैसे साइंटिस्ट तो मेरा ख्याल कभी कभी शायद इस दुनिया में आते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक कहा कि अगर आप पंजाब की फार्मलैंड्स को बचाना चाहते हैं और स्पेशली जो वाटर टेबल को ऊपर लाना चाहते हो, तो आपको ये चावल की खेती बंद करनी होगी और जो नई खेती करता उसको आपको कुछ पैसे घर पे देने होंगे। इससे आप और आपका सब्सिडी का जो खर्चा है वो भी कम होगा और पानी का स्तर भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। और अपने दर्शकों के लिए मैं ये भी बता दूं कि साथ साथ हम जिस तरीके की टर्मिनोलॉजीज और जार्गन्स यूज कर रहे हैं, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर भी हम लगातार उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड जो शॉर्ट्स हैं वो लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि समझने में जो है वो आसानी हो सके। जी हर्ष कुमार जी। दूसरा आपने फरमाया कि जैसे ग्रासलैंड्स हैं, पंजाब में ग्रासलैंड्स बहुत कम हैं क्योंकि ग्रासलैंड्स ज़्यादा उन इकोसिस्टम्स में मिलते हैं जहाँ ये पहाड़ की तलहटी हो या फुट हिल्स हो, पर फिर भी कंडी एरिया में कुछ एरिया है कि जहाँ ग्रासलैंड्स हैं। पर ग्रासलैंड्स का थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ये होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा हो गया, लैंड ज़्यादा अरेबल यानी कि उसको एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ करने लग गए, तो ग्रासलैंड्स को लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर लिया या वहाँ वैसे ही गांव का लाल डोरा बढ़ गया और लोगों ने घर बना लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको फरमाया कि डोमेस्टिक कैटल जो कि डोमेस्टिकेशन ऑफ जब कैटल शुरू की, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की सिविलाइजेशन हम इसकी एवोल्यूशन पढ़ते हैं कि आदमी जैसे झुक के चलता था, उसकी पूंछ थी, फिर गायब हो गई और फिर वो पत्थरों के टूल्स और उसके आगे उसने कुछ जानवरों को घर में डोमेस्टिकेट किया और उनसे दूध और मीट वगैरह लेना शुरू किया। तो उन सब का ये नतीजा ये हुआ है कि आज अगर हम ये दूध और मीट इनके कंजम्पशन पैटर्न पे थोड़ा सा डेंट लगाएं, जैसे कि मेरे जो वैगन भाई हैं अभी उनकी आई थिंक संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मेरा अपना लड़का बिल्कुल वैगन है और वो दूध भी गाय और ये भैंस का नहीं पीता और रहता भी बाहर के किसी मुल्क में है। तो अगर आप वेगन लाइफस्टाइल देखें तो वो इसलिए नहीं कहते कि जी हम मीट नहीं खाते कि भी जानवर को मारना पड़ता है। वैसे तो जो बीटल्स के लेनन साहब थे, जॉन लेनन, वो कहते थे कि अगर अबेटोर्स में शीशे लगे हों तो हम सारे मीट खाना छोड़ देंगे। अगर हम जानवर को कटता देख लें तो हम शायद सारे ही मीट खाना छोड़ देंगे। लेकिन अब टाइम ज़रूर आ गया है कि हम ऐसे कंजम्पशन जो पैटर्न्स हैं अपनी लाइफ में, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत ज़्यादा अच्छा कहा कि सरकार की बात छोड़ें, विश्व लेवल की बात छोड़ें, अर्थ समिट की बात छोड़ें, लेकिन इंडिविजुअल क्या कर सकता है? तो इंडिविजुअल ये तो कर ही सकता है कि अगर वो हफ्ते में 4 दिन मीट खाता है तो 2 दिन खाना शुरू कर दे। अगर उसने 10 शर्ट्स ली हैं तो वो 4 कमीज़ें पहनना शुरू कर दे। और अगर वो कार पे जाता है तो थोड़े डिस्टेंस के लिए साइकिल पे जाना शुरू कर दे। अब मैं देखता हूँ चंडीगढ़ में बहुत सारे मेरे मित्र भी साइकिल पे जाना प्रेफर करते हैं और चंडीगढ़ में तो साइकिल ट्रैक्स भी बने हुए हैं। लेकिन वो बात नहीं है जो हॉलैंड में है, जो जैसे मैंने बाहर देखा कि वो थोड़े से डिस्टेंस के लिए साइकिल पे चले जाएंगे और ये वो या पैदल चलना प्रेफर करेंगे। मैं खुद लेकिन अगर हम फार्मलैंड की भी बात करें हर्ष कुमार जी, पंजाब में अगर हम बात करें तो जिस तरीके की फसल होती है, ऐसा देखा जाता है कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो लगातार गिर रही है, क्योंकि जो फसल उस ज़मीन पर उगनी चाहिए वो नहीं उग पा रही है और लगातार अनाज की तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं हम लोग पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए जो ज़मीन जिस भी फसल के लिए अच्छी है वहाँ पे वो उगाए जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर आप एग्रीकल्चर की एवोल्यूशन देखें तो ऐसा ही था। 1950 के दशक वगैरह में ये खन्ना एरिया में सबसे ज़्यादा ये ग्राउंड नट होता था, यानी कि मूंगफली होती थी और यहीं ऑयल मिल्स भी होती थी। मेरे तो अपने कई वाकिफ़ हैं जो गांव के लोग हैं और बड़े ज़मींदार भी हैं, छोटे भी हैं।
तो वो खुद बताते हैं कि ये चावल वगैरह तो जब ये पानी आया तो हमने उगाना शुरू किया, जब ट्यूबवेल आए तो हमने उगाना शुरू किया। उससे पहले तो हम ये ऑयल सीड्स और ये तिलन और ये ग्राम, ये चना और ये मूंगफली वगैरह उगाते थे। अब इसी को कहते हैं ना कि अगर आप लॉपसाइडेड डेवलपमेंट करते हो तो उसका पर्यावरण पे जाके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेशनल लेवल पे हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हो गई, कार्स है, अब तो खैर इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से बन रही है जी? या तो आप सोलर पावर प्लांट्स लगाए या टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़े, जैसे कि अब फ्रांस में पहला न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर लग रहा है जिसका कि बाई प्रोडक्ट एक पानी होता है जी। न्यूक्लियर फिजन से भी एनर्जी तो आप प्रोड्यूस कर लेते हो, लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम है। जैसे आपने देखा जापान में रिएक्टर ही में पिघल गया, या शर्नोबिल में रशिया में एक पूरा सिटी ही खाली करना पड़ा। और जैसे सन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हो सकता है आज से 200-300 साल बाद जो एडवांस सिविलाइजेशंस हैं वो एक सेंट्रलाइज न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी पैदा करेंगी और सारे विश्व को देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये जो तमाम आप चीजें बता रहे हैं कि क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स हम अपना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए? आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बताए और जैसे मैंने हर्ष कुमार जी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने कुछ लोगों से बात की है, उनसे जान लेते हैं कि कितने जागरूक हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर और क्या कुछ जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। सर जैसे आप जानते हैं कि पीपल का पेड़ है, हमारे पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं बोर्ड का पेड़, ठीक है सर। तो उससे सर ऑक्सीजन काफ़ी आती है। बाकी सारे डे में तो सर सारे प्लांट देते ही हैं ऑक्सीजन हमें, मगर ये जो पीपल का पेड़ है वो डे एंड नाइट में देता है सर। नीम के पेड़ के बारे में हमने सुना होगा कि नीम का पेड़ हमारे मतलब लाइफ लाइन के लिए ऐसा पेड़ है जो कि हवा में जितनी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको भी दूर करता है। आप जानते हैं कि नीम का जो पेड़ है, नीम के जो पत्ते हैं इवन कि एज अ मेडिसिन भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये दोनों पेड़ जो मिलके काफ़ी पुराने ज़माने में भी देखे तो यहाँ काफ़ी चीज़ लोगों ने घरों में नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ लगा होता है। रीज़न यही है इसका। हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं जो पीपल का पेड़ होता है ना, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। वो 24 आवर्स ऑक्सीजन रहती है उसकी। अगर वो ज़्यादा लगाएंगे लोग तो उससे ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन लगेगी। इसके साथ ही नीम के पेड़ है, आप नीम का पेड़ भी लगा सकते हो। उससे भी क्या पर्यावरण ऑक्सीजन अच्छी रहेगी और साफ़ सुथरा रहेगा। हमें पीपल का पेड़ जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। 100% सिर्फ पीपल का पेड़ देता है ऑक्सीजन, और अदर्स में डिवाइडेड है, कोई 70% है, कोई 80% है, पर 100% सिर्फ पीपल का पेड़ ही देता है। सर पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। सर बैनियन ट्री एक बरगद का पेड़, हमें हिंदी में बोलते हैं जो बरगद का पेड़ है वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है 24/7। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है 24/7। पर्यावरण जो दिवस है ना जी, ये 5 जून को मनाते हैं। तो लोगों को चाहिए वैसे कि उस दिन अपने जे पीपल के पेड़ हो गए, नीम का पेड़ हो गया, और कोई पेड़ भी लगाओ वो भी चलेगा। वो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून जो पर्यावरण डे है वो 5 जून को मनाया जाता है विश्व भर के अंदर, सारे देश के अंदर 5 जून को मनाया जाता है। अभी कोविड में इतने लोग कोविड से या अदर डिजीजेज से नहीं मर रहे जितने ऑक्सीजन की शॉर्टेज से मर रहे हैं। तो मे बी इट्स अ साइन कि हमें मोर एंड मोर ट्री प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए रादर देन डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे। एक बहुत अच्छी बात हर्ष कुमार जी लोगों ने कही कि जो क्राइसिस इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है, मैं कहूँ पूरे विश्व में ऑक्सीजन को लेकर, ऐसे में लोग जागरूक हैं कि पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है 24/7। और जो वो जिक्र कर रहे थे कि पीपल का पेड़ हो, बैनियन ट्री हो, और ये जो तमाम वो ट्रीज़ की बात कर रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, आपने शुरू की डिस्कशन में ये फरमाया कि डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम होते हैं जी। अगर क्या आप टुंड्रा में जाके पीपल का पेड़ लगा सकते हैं? शायद नहीं जी। ग्लास हाउस में तो आप, अब जैसे क्यू गार्डन्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं लंदन में, वहाँ तो आपको सब तरह के पेड़ मिल जाएंगे, किक्कर के पेड़ भी मिल जाएंगे। रादर ये जो इजरायली किक्कर है जो हमारे साउदर्न पंजाब में काफ़ी लगा हुआ है, ये तो आया ही क्यू से है, इजराइल से लंदन गया था और लंदन से यहाँ सीड्स आए थे। यूकलिप्टस
जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ जो टीपू सुल्तान की आर्मी में कुछ इंग्लिश मैन थे, वो लाए थे साउथ इंडिया में। तो पीपल के पेड़ के बारे में तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि पेड़ों में अगर मैं हूँ तो मैं पीपल हूँ। और पीपल के पेड़ में आपने सबसे, ये इन लोगों ने नहीं बताया आपको कि बर्ड्स यहाँ वास करते हैं और बर्ड्स को इसके जो फ्रूट है वो बड़ा पसंद है जी। तो पीपल का पेड़ जो इंडिया में ट्री स्पीशीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं खैर, पर अभी तक रिसर्च फाइंडिंग्स ने भी ये बताया कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। दूसरी बात, वो रात वाली बात ऐसे बन जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है पीपल का पेड़, तो वो कहते हैं वो रात तक भी रहती है जी। क्योंकि ऑक्सीजन तो क्लोरोफिल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होगी और उस रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जो सूरज है वही इस पृथ्वी को एक एनर्जी दे रहा है जी। सूरज की एनर्जी से ही ये पेड़ पौधे पनपते हैं, उनसे फिर ये हर्बीवोरस, हिरन या दूसरी वैरायटीज उनको खाती हैं, फिर ये कार्निवोरस उनको खाते हैं। जो फूड चेन है वो सूरज ही बनाता है। और अगर आप देखें कि ये पेट्रोल और कोल ये भी कहाँ से आया, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, इनके बोन्स ये फॉसिलाइज्ड हो गए, तो इनको हम जब निकालते हैं और इनको रिफाइनरी में जाके रिफाइन करते हैं तो वहाँ से आया। परंतु वो पेड़ पौधे कहाँ से आए जी। अर्थ जैसे वो गैशियस बॉल थी, फिर वो कूल होनी शुरू हुई, तो वो सूरज का बहुत रोल है उसमें। रोल है बिल्कुल। और दूसरा रोल है पानी का जी। अब कुछ सालों से आपने भी नोट किया होगा, जैसे इन भाइयों ने बताया कि जी हमें नीम का पेड़ लगाना चाहिए, हमें ये पेड़, तो ये बात कर रहे हैं ज़्यादा माइक्रो क्लाइमेट की। अगर आप कभी ऐसी जगह पे जाएं, जैसे आप देहरादून जाते हो तो जहाँ FRI, जहाँ की ये IFS लोगों की ट्रेनिंग भी होती है, तो वो बल्लूपुर के पास आपको एक थिक ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा आगे घंटाघर की तरफ चले जाए तो आपको टेम्परेचर में फ़र्क लगेगा। आप पेड़ के नीचे आएँ तो टेम्परेचर कुछ और होता है, तो उसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। तो ये जो पेड़ होते हैं ये माइक्रो क्लाइमेट पे एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अब पीपल या नीम का पेड़ आप टुंड्रा में तो नहीं लगा सकते, आप हिमालयाज़ में तो नहीं लगा सकते। अब आप कहें जी हम तो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो शायद नहीं हो सकती जी। लेकिन टेक्नोलॉजी ज़रूर है, हमारे पास ग्रीन हाउसेस हैं, हमारे पास और तरह की बड़ी चीज़ें हैं। इन्हीं टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स पर हम बात करेंगे हर्ष कुमार जी। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये जो मिथ है कि एक नीम का पेड़ सिर्फ लगा दीजिए या पीपल का पेड़ लगा दीजिए तो आपको 24/7 ऑक्सीजन मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जो जीवन है धरती पर वो बना हुआ है। सनलाइट की ज़रूरत है और जैसे कि हर्ष कुमार जी ने बताया कि पानी जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो ऐसे मिथ्स बस्टर्स जो हैं वो भी आप ज़रूर पढ़ें। हर्ष कुमार जी, आप बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की, पहले तो ये जो जागरूकता है, जो लोग इनके बारे में पढ़ते हैं जैसे आप हमें बता रहे हैं, लेकिन आम जन में क्यों नहीं हम पर्यावरण का जो ये एक सब्जेक्ट है वो चर्चा में शामिल हो पाता है? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो लोगों ने शायद ये सोच लिया कि एनवायरनमेंट का जो काम है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करेगी या वो डिपार्टमेंट करेगा, क्यों नहीं एक सामाजिक भागीदारी के रूप में लोग सामने आते हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। जैसे आप भी हो या और भी अभी वो डायरेक्टर साहब भी आए थे, तो आप देखिए कि जो चर्चा होती है वो किन बातों की होती है? क्राइम्स की होती है, सलमान खान की पिक्चरों की होती है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की होती है, या हम जो चीज़ें पहनते हैं या कारें लेते हैं। अब अब्रॉड आप जाए तो सारी चीज़ें ही ब्रांडेड और वो ब्रांड कल्चर आ गई है। चर्चा किन चीज़ों की होती है? बहुत कम चर्चा हम साइंस और टेक्नोलॉजी की करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा चर्चा ये भगवान की, ये मंदिरों की, गुरुद्वारों की और चर्चेज और मस्जिदों में ये है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में शामिल होने के लिए ज़रूरी है जैसे कि आपने बताया कि चर्चा में जब तक ये इन्वायरमेंट सब्जेक्ट नहीं आएगा और लोग इस पे नहीं ज़्यादा चिंतन करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में, तो फिर ये बात नहीं उठेगी। क्योंकि अब इंडिया में जैसे आप देखिए क्रिकेट है, ये बॉलीवुड मूवीज़ हैं, और ये जो ब्रांड की चीज़ें अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो आई हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटेंट पे बहुत बड़ा जोर है हर्ष कुमार जी, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो लोग शायद इसके बारे में ज़्यादा जागरूक बन जाएंगे। हम लोग
टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं, जैसे कि क्लाउड सीडिंग की आपने बात की थी कि सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से उन्होंने दुबई में जिस तरीके से उन्होंने काम किया कि पानी किस तरीके से लाया जाए ड्राई एरियाज में, इसके अलावा भी किस तरीके के हम ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी हम ध्यान में रखें, और साथ में जो एक रीलोकेशन है, अगर हम कहीं से एक हैबिटेट हटा भी रहे हैं तो उसे दोबारा से रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए। बिल्कुल सही आपने फरमाया, और मैं आपको इसमें दो बातें बताऊंगा। जैसे आपने दुबई की बात की, खैर वो क्लाउड सीडिंग से उन्होंने ऊपर से क्लाउड्स में सीड्स पैदा किए और जिससे वो कोलेस्क होने शुरू हुए और कंडेंसेशन हो गई और वो हैवी होकर वो बता रहे हैं हमारे मॉनिटर स्क्रीन्स पर हमारे दर्शक लेकिन मैं कुछ और इसके अलावा भी बताऊंगा आपको कि अगर आपने एक आमिर खान का प्रोग्राम देखा हो तो उसने बताया कि जी वेस्टर्न घाट्स में तो इतनी बारिश होती है, बॉम्बे में इतनी बारिश होती है, लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहीं हम टैंकर्स मंगवाते हैं जी। तो हमारे देश में भगवान का बड़ा शुक्र है कि ठीक ठीक बारिश हो जाती है। रादर पहले तो हमारी एग्रीकल्चर, वो कहते थे इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द एग्रीकल्चर ऑफ मानसून्स, कि मानसून ठीक होगी तो एग्रीकल्चर ठीक होगी और उससे खुशहाली आती है जी। तो हमारे मुल्क में अभी हम वहाँ उस कगार पर नहीं पहुँचे हैं कि हम क्लाउड सीडिंग की तरफ देखें, या हाँ अब आप कहेंगे जी टैंकर में पानी तो यहाँ भी लाना शुरू हो गया तो रह क्या गया है। तो उसमें अगर हम वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पर जाएं जी, तो उस पे हम बड़ा काम कर सकते हैं। आप ये देखिए कि एक मैं अभी एग्जांपल मैंने अपने बेटे का पहले दिया, मैं दोबारा देता हूँ कि कनाडा की एक वाटरलू यूनिवर्सिटी में वो मेरा बेटा कोई बिल गेट्स प्रोग्राम में पढ़ रहा था, वो तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था जी। उनको वाटर कंजर्वेशन वहाँ पढ़ाई जाती है। अब एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने वाटर कंजर्वेशन से क्या लेना, ये आपकी बात आ गई यहाँ पर कि क्यों ना ये चीज़ एक इंडिविजुअल के लेवल पे एक चर्चा का विषय है कि जैसे हम किसी के घर ग्रीट करने जाते हो तो वहाँ भी हम थोड़ी साइंटिफिक डिस्कशन करें। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम है, जैसे बाबा सीचेवाल ने आपको करके बताया यहीं हमारे पंजाब में। इसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमारे कंडी एरिया में जैसे बारिश होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ये बहुत काम करता है कि डंगे लगा देता है, जिनको आप चेक डैम्स कहते हो, तो उससे बहुत सारा पानी वेस्ट होने से बच जाता है। अब आप देखोगे कि चंडीगढ़ जैसे शहर में भी अब हम पानी पीते हैं तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। जैसे लेक थी, लेक ही सूख गई थी क्योंकि ट्रांस इवेपोरेशन रेट इतना हाई था कि उन्होंने ट्यूबवेल से पानी डालना शुरू किया जी। पर वो मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे हाई कोर्ट की विजडम थी कि लेक नहीं सूखनी चाहिए, परंतु हाई कोर्ट के किसी जज ने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि ट्यूबवेल का पानी कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल उसमें वो आप वाली बात आती है कि ये इंडिविजुअल क्यों नहीं सोचता। लेकिन अगर हम सोचें पानी को कंजर्व करना, तो जैसे एक किसान है वो फ्लो इरिगेशन ना करे जी। फ्लो इरिगेशन का ज़माना अब चले गया है क्योंकि पानी हमारे पास कम है जी। तो हम ड्रिप इरिगेशन करें, ड्रिप इरिगेशन से पानी कम यूज़ होता है। और अगर आप नहाते हो तो आप बाल्टी से ना नहाएं, आप शावर लगा लें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। समय की बड़ी कमी है हमारे पास हर्ष कुमार जी, लेकिन इससे पहले मैं अगला सवाल पूछूं, हम चाहेंगे एक छोटी सी मोटिवेशनल ब्रेक। कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इस पर एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। कोविड-19 मास्क पहने, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
और हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की और इन तमाम ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकते हैं। हमारे साथ हर्ष कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं। हर्ष कुमार जी, हम बात कर रहे थे अर्बन फॉरेस्ट की, अगर हम बात करें अर्बन इकोसिस्टम की, तो आजकल शहरों में हम देख रहे हैं, चंडीगढ़ की ही बात ले लेते हैं, ग्रीन सिटी है और यहाँ पर हम कहें कि पेड़ों की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ मोहाली चंडीगढ़ का ही एग्जाम्पल क्यों नहीं ऐसे और भी ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स इंडिया में ला पा रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई थी, लेकिन उसको आगे किसी वजह से नहीं बढ़ाया जा पा रहा है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, पेड़ लगाने से पहले तो आपको ज़मीन चाहिए जी। तो जो पुराने हमारे सिटीज़ हैं, वॉल्ड सिटीज़ हैं, वो गलियों वगैरह में हैं, वहाँ पेड़ लगाने की जगह नहीं होती जी। लेकिन आप पॉटेड प्लांट लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, आप जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हल्दी लगा सकते हैं थोड़ी बहुत, वो तो आप अपने घर के ऊपर छत पे भी रख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे मेथी वगैरह वो छत पे ही उगा लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आ गई है, परफोरेटेड आपको ट्रेस मिल जाती हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। बहुत कम शब्दों में मैं चाहूँगी हर्ष कुमार जी, आखिरी कुछ शब्द हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और मैं उनको एक संतुलन कैसे बनाएं विकास और पर्यावरण मैं के बीच? उनको कोई ऐसा मैसेज नहीं दूंगा, मैं उनको दो कोट्स करूंगा। एक तो है स्टीफन हॉकिंग्स जो मर गए हैं साइंटिस्ट, और जिन्होंने पोप के आगे कहा था कि कोई भगवान नहीं है, ये अर्थ ही सब कुछ है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम एवरेज लोग हैं, एक एवरेज प्लेनेट के, एवरेज स्टार के और एक एवरेज गैलेक्सी के जी। पर हम यूनिक इसलिए हैं कि हम अपने पर्यावरण और अपने यूनिवर्स को समझते हैं जी। दूसरी कोट मैं ना देता, परंतु जैसे आपने बहुत बारी फरमाया कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, तो इसमें मैं महात्मा गांधी की एक कोटेशन से ये प्रोग्राम समाप्त करूंगा कि इस अर्थ पे अपनी नीड के लिए, यानी कि अपनी आवश्यकता के लिए सब कुछ है, लेकिन लोभ के लिए सब कुछ कम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष कुमार जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे YouTube चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं और ये ध्यान रखें कि उन्नति के लिए आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपनी भीतर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति में एक तालमेल बिठाएं। वही अपने आप में एक सार्थक प्रयास होगा इस पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि यहाँ पर मकसद महज संरक्षण नहीं है, सुधार भी है। नमस्कार।